दोस्तों, आज इस धरती पर जितने जीव हैं उनका भविष्य खतरे में है। और ये खतरे में क्यों जा रहा है, इसकी वजह इंसान है। दुर्भाग्य से ये सही है। जिस इंसान को इस प्रकृति ने प्रकृति का ख्याल रखने के लिए बनाया, वही इंसान आज उसी प्रकृति का दुश्मन बना हुआ है। अब उसे ये भी पता नहीं है कि जब वो अंत में जाएगा तो वो खुद की जो पूरी कौम है उसको मिटा देगा। आज जिन लोगों को सांसारिक बातें करनी चाहिए वो तो कर ही रहे हैं, सांसारिक चीज़ें इकट्ठा करनी चाहिए वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो संत साधु जीवन को परमात्मा तक, मुक्ति तक पहुंचाने का मार्ग दिखाते थे, उनको भी सांसारिक बातें करने की जरूरत पड़ रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। ये ऐसा समझ लीजिए कि जो पीएचडी बना हुआ कॉलेज का प्राध्यापक है, जो साइंटिस्ट को तैयार कर सकता है, उसको केजी की क्लास सिखानी पड़ रही है। वो कौन सी क्लास को सिखा रहा है? केजी की क्लास को वो एबीसीडी क ख ग घ सिखा रहा है। ये नौबत आ गई है। वो उनका जीवन संवार सकता था, लेकिन उसको उनका बचपन संवारना पड़ रहा है। ये हालत क्यों है? आज हम देख रहे हैं हर किसान, हर इंसान शेख चिल्ली बना हुआ है। जिस डाली पे बैठा है उसी डाली को काट रहा है। देखो, ये खेत में हो रहा है नहीं, ये हर ऑफिस में हो रहा है। हर ऑफिस में हर कर्मचारी उसी कंपनी को अंदर से खोखला बना रहा है। हर घर में घर वाले, परिवार वाले अपने घर को अंदर से खोखला बना रहे हैं, अपने घर के सीक्रेट लोगों को बता रहे हैं। खुद का दिमाग चलता नहीं, दूसरे के दिमाग से घर में छेद बना रहे। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये तो बाहर की बोल रहा हूं मैं। अभी अपने अंदर देखिए, हमारे अंदर शांत है क्या? हमारे अंदर भी दो तीन व्यक्तिमत्व है। कभी तो जोकर लगता है, कभी तो छलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है, कभी क्या लगता है पता नहीं। हमारे अंदर कितनी सारी व्यक्तिमत्व है, हम खुद भी नहीं समझ पाते कि हम असली में है क्या। जो सुबह नींद से जागता है वो असल में है, जो हमको सो रहा है वो असली है, जो चालबाजी करता है वो असली है, कि जो ईमानदारी से काम कर रहा है वो असली है। अरे तू है कौन? और ये सब चीजें जो हो रही है, इसकी सबकी जड़ है मिट्टी। जो समस्याएं हैं हमारे सामने, वो सभी छोटे से जीव से लेकर बड़े विशाल जीव तक आज सबका जीवन खतरे में है। और उसका कारण है मनुष्य की प्रकृति के साथ में जो छेड़छाड़ है वो है। आज हम देख रहे हैं कि सभी जो जीवन है उनकी जड़ मिट्टी है। कैसे? हमारा आशियाना क्या है? आशियाना जो है, हम जहाँ रहते हैं, हमारा घर है, आवास है, वो कहाँ है? मिट्टी के आधार पर है। बराबर है। हम किसके सहवास में रहते हैं? मिट्टी के। हम खाते कहां से हैं? मिट्टी से। हम पानी पीते, वो कहां से आता है? सर बारिश से आता है। ओके, तो हवा में पकड़ो उसको, हवा में पियो नहीं, वो भी कहां से फिल्टर होके आता है? मिट्टी से। आपको ये बिलीव नहीं होगा, जो हवामान है वो पूरा डिपेंड करता है धरती पर। इसका सबूत है एससीटी वैदिक का बगीचा। आप एससीटी वैदिक के बगीचे में जाओ, 42 डिग्री टेम्परेचर बाहर है और बगीचे में 35 डिग्री टेम्परेचर। कल एक नया संशोधन सामने आया। जिस पार्थेनियम घास ने पूरे दुनिया को परेशान कर रखा है, उस पार्थेनियम को एससीटी वैदिक ने दरकिनार कर दिया, उसके उगने ही नहीं दिया। ये चमत्कार देखने को मिला। मतलब कुछ है जो इन सबसे परे है, इसे रोक सकते हैं। एक तरफ इतना बड़ा मतलब भयानक दृश्य है कि उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उसकी कल्पना सामने आए तो खुद को शराब पिलानी पड़ती है, खुद को थोड़ा सा मन को बहलाना पड़ता है, उस डर को थोड़ा हटाना पड़ता है, नहीं तो सांस भी नहीं ले पाएंगे। तो हवा जो है, वो हवा वहां की क्या है? अलग है। कहां की? एससीटी वैदिक के बगीचे की। और बाहर की हवा अलग है। अरे क्या संबंध है? मतलब हवा का जो संतुलन है, उसका जो शुद्धता है, उसकी जो पवित्रता है, वो कौन संभालता है? कौन संभालता है? मिट्टी संभालती है। हम लगेगा सर पानी तो समझ में आया है कि पानी से जमीन से बहता है, जमीन पर बहता है। हवा का क्या संबंध?
वो जमीन है जो उसको तपाती है और उसको वायुमंडल में घुमाती है। और जब आप हिमाचल में जाते हो या कुल्लू मनाली जाते हो या आप किसी स्विट्जरलैंड में जाते हो या कैलिफोर्निया में जाते हो अमेरिका में, तो वहां की हवा उस मिट्टी की वजह से अलग है। और आज जबकि आपको पता है, मुझे हिमाचल के किसान बता रहे थे, तपेश्वर जी, सर पहले 2-2, 3-3 फीट मोटी परत आती थी बर्फ की, अभी 2-3 इंच आती है। सिर्फ 10 साल में इतना बड़ा बदलाव हो गया। वहां के लोगों को हमेशा कोट पहनना पड़ता है। आपने देखा होगा हिमाचल के लोगों के शरीर पर कुर्ता पायजामा, ऊपर से कोट रहता है हमेशा। आज उनको कोट क्यों पहन रहे हैं, ये सवाल पड़ रहा है। क्योंकि वहां पे 40 डिग्री टेम्परेचर है। जहां पे बर्फ गिरती थी वहां पे 40 डिग्री टेम्परेचर है। वो लोग बोल रहे थे हमारे इधर सर्दी रहती है, वो है कहां? मतलब ये सब चीजें जो है, आपका मिट्टी का प्रदूषण आपके जल प्रदूषण को और हवा प्रदूषण को जिम्मेदार है। आप हवा को शुद्ध नहीं कर सकते और उसको शुद्ध करके उसको शुद्ध नहीं बना सकते। आप पानी को शुद्ध करके पानी को शुद्ध नहीं बना सकते। आप मिट्टी को शुद्ध करके ही तीनों को बना सकते शुद्ध। ये रहस्य है, और ये रहस्य जिसने समझा उसने ही सही दिशा में इन तीनों पे क्या किया, नियंत्रण बनाया। अगर आपको जीवन सही में अच्छा करना है तो सबसे पहले आपको आपके मिट्टी में बदलाव करना पड़ेगा। आपने अगर आपके मिट्टी में बदलाव किया तो वहां का जो जलवायु है वहां की, वो अपने आप क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। वहां के जीव बदल जाएंगे। मुझे एक बात बताइए, जब कोई भी जीव कमजोर हो जाता है तो उसमें बीमारियां पैदा हो जाती है, गंदगी पैदा हो जाती है, वो सड़ जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं। क्या ऐसा है? वो जीव ही उस जलवायु को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। आप जहर भी मत डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कमजोर बना दो जीव को, वो अपने आप सड़ जाता है, उस जलवायु को खराब कर देता है। और जो बीमार और सड़ा गला आदमी है उसका दिमाग कहां से अच्छा रहेगा भाई? उसकी सोच अच्छी रहती? जिसको कैंसर हुआ है उस आदमी की सोच कभी अच्छी रहेगी? वो हमेशा दहशत में रहता है। और जो भी प्राणी दहशत में है वो कभी भी स्वस्थ विचारों से जी नहीं सकता। वो उसके विचार भी हमेशा गंदे हो जाते हैं। तो आज हमें सदगुरु जो बता रहे हैं कि सभी का जो जीवन है उसकी जड़ क्या है, मिट्टी है। क्या है? मिट्टी है। और मिट्टी को बचाए बिना, जब तक आप मिट्टी को नहीं बचाएंगे तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है तेजी से। अभी जलवायु परिवर्तन क्या हो रहा है सर? देखिए, पिछले साल में इतनी बारिश हुई कि किसान को फसल बोने ही नहीं दी, जो बोई वो सड़ गई। और इस साल में इतनी बारिश गायब हो गई, दूर भाग गई कि जो बोई फसल है वो सूख रही। ये जलवायु परिवर्तन जो है, अगर बारिश के मौसम में बारिश नहीं होगी तो होगी कब? और जब पहले मई जून में बारिश चालू होती थी, फिर बाद में ऐसा हो रहा है जुलाई में बारिश चालू होती है। पिछले 4-5 सालों से ऐसे ही हो रहा है। और जहां पे बादल फट रहे वहीं फट रहे। अब हम गए थे दिल्ली, फिर चंडीगढ़ भी गए थे, तो जब फ्लाइट से देखा तो कई कई जगह पे बाढ़, पूरे खेत गांव सब पानी में। और फिर कुछ 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर आगे पूरी नदियां सूख गई। मतलब जो पानी सब तरफ फैलना चाहिए था वो एक ही जगह पे गिर रहा है। जैसे हमारे शरीर के अंदर अगर ब्लॉकेज पैदा हो गए तो जो खून सब शरीर में एक सरीका फैलना चाहिए वो कुछ जगह पे ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, तो वहां पे उसके क्लॉट बन रहे हैं। और बाकी जगह पे आपको चक्कर आ रहे, घिरे आ रहे, कमजोरी आ रही है। जो आप मिट्टी के साथ कर रहे हैं वो आपके शरीर के साथ हो रहा है, वो प्लांट के साथ हो रहा है, वो प्राणियों के साथ हो रहा है। पहले कीड़े इतनी इल्लियां इतनी बड़ी बड़ी आती थी। इल्लियां देखी आपने? इल्लियां जो आपने फल को खाती है, फसल को खाती है, वो इल्लियां अभी इतनी छोटी आती है, वो भी बेचारी परेशान हो गई। उनकी भी जीवन यात्रा शॉर्ट हो गई। अनार के, सेब के बड़े बड़े पौधे दिखाई देते थे, अभी वो खत्म होने लगे। हाँ, वहां पे मुझे हिमाचल में एक बंदा मिला जो मुझे बता रहा था, सर हमारी अगली पीढ़ियां नैनो पैदा हो रही है, होंगी। जिस आधार पे तुमने जीवन पैदा किया उसको आप मिटा रहे हो, उसको बर्बाद कर रहे हो। हर मिनट करोड़ों लीटर
जहर, अरबों टन केमिकल फर्टिलाइजर कहाँ डाला जा रहा है? मिट्टी में, और उसको पुतना बनाया जा रहा है। पुतना मालूम है ना, श्री कृष्ण को मारने आई थी अपने आंचल में जहर भर के। मालूम है, कहानी मालूम है आपको? पर भगवान श्री कृष्ण ने उसका जहर तो पी ही लिया, ऊपर से उसका खून भी पी लिया, उसको खत्म कर दिया। तो आज हालत यह है, हमारी धरती माँ को इंसान ने, उसके ही बच्चे ने उसको पुतना बना दिया है। अब हालात ये है कि उसका जहर उससे पिया नहीं जा रहा, डाल तो दिया लेकिन पचा नहीं जा रहा। तो आज सिर्फ इंसान खतरे में है ऐसा नहीं है, गीदड़ खत्म हो गए। आपको पता है गीदड़ खत्म क्यों हो गए? गीदड़ इसलिए खत्म हो गए क्योंकि जिन जानवरों का शरीर वो मृत शरीर खाते थे, उन जानवरों को केमिकल दिया जा रहा है, एंटीबायोटिक दिया जा रहा है, उनको मिनरल्स दिए जा रहे हैं, और वो बीमारी से मरते हैं। वो नेचुरल डेथ नहीं मरते, इसलिए उनकी बीमारियां उनके अंदर घुस गई और वो मर गए। वो इनफर्टाइल हो गए, नपुंसक हो गए। गीदड़, अगली पीढ़ी ही जन्म होनी। गीदड़ इस धरती का ऐसा प्राणी है जो सबसे खतरनाक और गंदी बदबू वाली मांस खाता है, जो इस वातावरण के लिए सबसे खतरनाक है। आपको पता है जब सांगली कोल्हापुर में जब बाढ़ आई थी तो अनेक जानवर मर गए थे, तो वहां पे महामारी फैल गई थी। जब राजस्थान में लंपी से 70-80 हजार गायें मरी, तब वो गायों को शहरों से, गांवों से दूर जंगल में फेंकना पड़ा। जब सैटेलाइट से पिक्चर लिया गया तो एक दिल दहलाने देने वाला पिक्चर था। क्यों? क्योंकि उनका जो मांस है वो जहरीला है, वो और गलत और बहुत खतरनाक तरह की बीमारियां फैला सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बहुत डरावनी चीज और डरावना एक दृश्य दिखा रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको जीवन से भगाना चाहता हूं, डराना चाहता हूं, दहशत निर्माण करना चाहता हूं, लेकिन ये सच्चाई है। ये क्या है? आज आदमी परेशान है, उसका आरोग्य खतरे में है, ये तो बहुत छोटी बातें हो गई अभी। बहुत उसको जो मूलभूत जो मिलना चाहिए वो साफ सुथरा नहीं, कपड़ा अच्छा नहीं मिल रहा है, खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, पानी अच्छा नहीं मिल रहा है, ये तो अभी बहुत छोटी बात हो गई। और बहुत बड़ी बात क्या है? आपकी धरती खतरे में है। अगर धरती खतरे में है तो आपका जीवन तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए, धरती के लिए सदगुरु जी को सेव सॉइल अभियान चलाना पड़ा। अभी वो अभियान चलाने से कुछ नहीं हो रहा, तो वो बोल रहे हैं आप मिट्टी को नहीं बचाएंगे तो आप जलवायु जो है उसके जो विनाश हो रहा है उसके प्रदूषण को नहीं आप रोक सकते, ग्लोबल वार्मिंग को आप नहीं रोक सकते। आज जो हम देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही और केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से ही बारिश में पूरा असंतुलन तैयार हो गया। हिमाचल में जितनी लैंडस्लाइडिंग हो रही है वो सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर से हो रही है, ये मैंने प्रूव कर दिया है साइंटिफिकली। एक ही राउंड में मैंने सब देखा, ऑब्जर्वेशन किया। उसके ऊपर जो पहाड़ों पर जो भी बागान है सेब के और बाकी बगीचे हैं, खेती करते लोग, वहां पे धमाधम केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, और उस केमिकल फर्टिलाइजर से जो बड़े बड़े जंगल हैं उनकी नीचे से वो केमिकल का जहर फैल रहा है धीरे धीरे। जब बारिश गिरती है तो वो जहर ड्रेन होता है नीचे, वो केमिकल का। जैसे हमने जमीन पे देखा कि नासिक जो डिस्ट्रिक्ट है, इसका पूरा वाटर सोल्यूबल गोदावरी से बह के कहां चला गया? जायकवाड़ी में चला गया, नाथ सागर में, औरंगाबाद में। तो मैंने वो पिक्चर दिखाया था आपको जो प्लेन से मैंने लिया था, कितना डरावना है वो, पूरा व्हाइट हो गया। और वहां पे जाके मैंने मुआयना भी किया तो किसान बोल रहे थे कि गर्मी के मौसम में, मई के महीने में जब हमने पानी दिया तो 1700 TDS हो गया था, हमारे बगीचे संतरे के जल गए पानी देने से। तो ये सिर्फ क्या है? शुरुआत है। आगे आगे देखे होता है क्या, खतरनाक कुछ होने वाला है। ये जो आप देख रहे हैं ये तो शुरुआत है बस। वही चीज हिमाचल में हो रही है। यहां पे तो जगह है, समतल जगह, इसलिए वो बह के गया। लेकिन वहां पे देखिए, मैं एक सिंपल चीज बताता हूं आपको। आप कभी ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो आप देखिए,
आपके माध्यम से मैं सब पूरी दुनिया को ये बताना चाहता हूं कि पहले हम जब छोटे थे, मतलब एक 15 साल पहले की मैं बात बता रहा हूं। आप तो बेचारे सभी अभी छोटे हैं, आपको एक्सपीरियंस होगा भी नहीं, थोड़ा सा जो ज्यादा उम्र है इनकी उनको थोड़ा अनुभव होगा। पहले जुलाई के महीने तक ही मटमैला पानी आता था नदी को। जुलाई के बाद में इतना स्वच्छ पानी आता था नदी को, लोग नहाने चले जाते थे। कितनी भी बारिश होने दो, स्वच्छ पानी आता था। क्यों? क्योंकि जो उथली मिट्टी थी सिर्फ उतनी बह के पहले बारिश में आती थी, पहले महीने। फिर बाद में कितनी भी बारिश हो गई तो भी वो सब पानी जमीन से रिस के आता था, झरनों के माध्यम से आता था। झरने बनते थे सब तरफ, और उन झरनों से मिट्टी के अंदर से वो फिल्टर होके पानी आता था और शुद्ध पानी आता था। क्योंकि जो सीधे जो वर्टिकल जो भी चैनल्स थे पानी के, वो सब खुल जाते थे और उनके माध्यम से पानी अंदर घुसता था, फिर नीचे आता था। अभी पानी नीचे घुसने के लिए जगह नहीं है, पूरी ब्लॉक कर दी। तो रोटावेटर ने ऊपर की मिट्टी ढीली कर दी, तो सब आपने जो साल भर मिट्टी ढीली की है वो सब मिट्टी बह के, हर दिन आप बारिश हुई मटमैला पानी, हर दिन बारिश हुई मटमैला पानी। सब जो आपका ह्यूमस है वो जो एकदम महीन होता है ना, कण हवा में जो धूल कहते हैं ना हम, ये धूल नहीं है, ये ह्यूमस है। जो धूल बनती है ना, वो धूल नहीं है, वो ह्यूमस है। देखो हम दूध उबालते हैं, ऊपर क्या आती है? मलाई आती है। वो जो मलाई है, मलाई है। धरती के ऊपर जो धूल है ना, ये मलाई है। वो मलाई आती है, देखो अभी आज आती है क्या? नहीं। पहले जब पहली बारिश होती थी तो सुगंध कैसी आती थी? पहली बारिश में और तू, ये तो अच्छा लगता है। नहीं, उस मिट्टी को बोलना, पहली बारिश में और तू। हाँ, तो उस सुगंध को आपने कभी महसूस किया होगा बचपन में, कुछ साल पहले। आ जाती है क्या वो? नहीं। अभी वो डायलॉग है ना, तेरी आती नहीं मेरी जाती नहीं। मिट्टी को बोल रहा है तेरी तो सुगंध आती नहीं और मेरी गंदी जो दुर्गंध है वो जाती नहीं। ऐसे हालत हो गए। हमारे पसीने से बदबू आती है, नहीं तो वरना अगर कोई तंदुरुस्त हो तो उसके बदन से कभी बदबू नहीं आती। उसके बदन से एक अलग सी खुशबू आती है, फिर वो चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। आज हमें क्या करना पड़ता है? हम खाली जूस को फ्लेवराइज नहीं कर रहे, हम खुद को भी फ्लेवराइज कर रहे। सब नकली हो गया। तुम्हारी खुशबू भी नकली हो गई, तुम्हारा चेहरा भी नकली हो गया, दिखना भी नकली हो गया। वैसे ये आज हालत है हेल्थ का पूरा। तो मैंने जो आपको बोला कि जो मटमैला पानी आता है वो आपके ह्यूमस को बहा के लेके जा रहा है। आपका पूरा ह्यूमस जहरीला हो रहा है वहां किसी डैम में जाके। अभी यहां तो डैम है, वहां तो डैमेट है, डेथ है खाली बस। क्यों? सीधा पहाड़ है। आप देखो हिमाचल में ही पहाड़ों पर मिट्टी क्यों है? वहां पर ही खेती क्यों होती है? कभी सोचा क्या आपने? हमारे इधर इतने पहाड़ है, क्यों नहीं होती? इसका जो जवाब है वो हजारों लाखों साल पहले पीछे है। हमारा जो हिंदुस्तान है वो कहां से कट के आया है? यूरेशिया से कट के आया है। मालूम है आपको? नहीं मालूम है? आप जाओ गूगल पे। हजारों साल पहले हमारा जो हिंदुस्तान था, जिसे भारतीय महाद्वीप कहते हैं, हाँ? वो महाद्वीप एक टुकड़ा कहां से कट के आया? यूरोप से कट के आया। कहां से? यूरोप से कटकर वो लाखों सालों में कहां जुड़ गया? आसिया में, चीन को जुड़ गया। जब वो चीन को टकराया, जब वो उधर से आया और उसको टकराया, मतलब ऐसा आप मत सोचिए कि उधर से स्पीड से आया और टकराया, ऐसा नहीं है, बहुत धीरे से। आज भी सबको पता है, सब कह रहे साइंटिस्ट, जो भूगोल शास्त्री है वो कह रहे हैं कि हिमाचल हर साल इंच बढ़ रहा है। उसकी हाइट क्या हो रही है? बढ़ रही। मतलब वो जो उसका जो टकराना है वो अभी भी जारी है। जब वो वहां से आया तो जहां पर वो एक दूसरे को टकराया वहां पे घड़ियां बनी, ऐसी। ये टकराया ना तो ऐसे, तो वो जो घड़ियां है वो हिमाचल के वादियां हैं। मतलब ये पहले समतल प्रदेश था,
वो सिर्फ घड़िया बन गया है। इसीलिए उस जगह पे मिट्टी का बहुत बड़ा स्तर है। और हमारे जो पहाड़ है ये वोल्केनो से बने हैं, ये प्योर ज्वालामुखी से बने हैं। वो लावा वैसे ही ठंडा हो गया इसलिए बने, पाषाण। वहां पे वो वोल्केनो से नहीं बना है, वो बना है उनके टकराने से। तो ऊपर की जो मिट्टी की परत है वो अगर अंदर से रासायनिक खादों की वजह से, जहरों की वजह से अगर दूषित हो गई तो वो जैसे मटमैला पानी आता है वैसे पूरे वो मिट्टी का जो भी ऊपरी स्तर है उसको बहा के नीचे। क्योंकि ऊपर बगीचे में लोग क्या कर रहे हैं, खेड़ाई कर रहे हैं, मिट्टी को ढीला कर रहे हैं, उसमें केमिकल डाल रहे हैं। पहले तो आजू बाजू में जंगल था, वो जंगल उसको पकड़ के रखता था। अभी जंगल के नीचे से क्या हो रहा है, केमिकल जा रहा है, तो उसकी जो व्हाइट जड़ें है वही मिट्टी को पकड़ती है, बड़ी जड़ें मिट्टी को नहीं पकड़ती। देखो घर में प्रेम कौन पैदा करता है, बच्चे कि बड़े? घर में आनंद का माहौल कौन पैदा करता है? घर में जो चैतन्य है वो कौन पैदा करता है? घर में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी क्रोध है, वो गुस्से है, वो सब कौन गायब करता है? बच्चे। व्हाइट रूट है वो क्या है? व्हाइट रूट है। और आपको डरावनी चीज सुन के हैरान हो जाएंगे, इंडिया में पिछले साल में 15 साल से नीचे हजारों बच्चों ने आत्महत्याएं की। 15 साल के नीचे, 15 साल या क्या, जीवन अभी पैदा भी नहीं हुआ है और आत्महत्या कर रहे। ये नतीजा है, हमारी मिट्टी बर्बाद हो गई, खाना खराब हो गया, जहरीला हो गया, सब सोच बदल गई। बगीचों की आयु कम हो गई। मुझे दिखाइए कोई बगीचा अनार का जो अभी 30 साल का है। ईरान इराक में जाओ, वहां पे आपको 50 साल, 150, 100 साल के बगीचे देखने को मिलेंगे। वहां पे लोगों को अभी मैग्नीशियम सल्फेट अभी पता चला है। तो मैं ये जो चीजें आपको बता रहा हूं कि ये जो डरावनी चीजें है वास्तव में घट रही है, आगाह कर रही। प्रकृति आपको क्या कर रही? सावधान कर रही। लेकिन हम सावधान नहीं हो रहे। तो आप अगर सावधान नहीं होंगे तो इसका जो प्रमाण है, उसकी जो गति है वो और तेज होगी। इस साल में 4,000 करोड़ का नुकसान हुआ हिमाचल में, तो अगले साल में 10,000 करोड़ का होगा। और जब प्रकृति अपने दम पर आती है, तो अपने पे जब आती है तो उसके कहर के आगे कोई नहीं बच सकता। इसीलिए आज सदगुरु हमें सावधान कर रहे हैं। या आप समतल जमीन पे रह रहे हैं या आप सीधी ढलान पे रह रहे हैं, तो आपको सावधान होना होगा। और आपको क्या करना पड़ेगा? पहले मिट्टी को संभालना पड़ेगा। मिट्टी को जहर मुक्त करो, केमिकल मुक्त करो। यही तरीका है, आप मिट्टी को संभाल पाओगे। उसका जो खाना है वो उसको दो, उसको तृप्त करो। और हमारा जो जन्म है शायद इसीलिए आज मिट्टी को बचाना जरूरी है। आज हमें सूरज की जरूरत नहीं, आज हमें चांद की जरूरत नहीं। हमारे पास जो है उसको हम संभाल नहीं रहे। लोग देखो, अपने घर की मां को पूछते नहीं और बाहर जाके दूसरों की माओं को खाना पहुंचाते हैं, और अपने घर में मां भूखी पड़ी। अपनी मां को देखो, चांद को देखना बात की बात है। जितना खर्चा आप चांद पे देखने को कर रहे हैं, उतना खर्चा आप अपनी मिट्टी संभालने को करो, नहीं तो आपका रॉकेट उड़ने लायक भी नहीं रहेगा। क्या ऐसा नहीं है? आपको खुद के पैरों के नीचे जो जमीन है वो हिल रही है और आप दूसरे ग्रह पे जाने के सपने देख रहे हैं, वहां आशियाना बनाने की सोच रहे हैं, और जो आपके पास है उसको नरक बना रहे हैं। क्या ऐसा नहीं है? हम सभी जो है, सभी को बचपन से सिखाया है कि स्वर्ग के सपने देखो, स्वर्ग में जाओ, इस यहाँ पे इतना पुण्य करो कि आपको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। और स्वर्ग में कल्प वृक्ष होते हैं, नीचे बैठ जाओ, जो चाहो वो मिल जाता है। हाँ, वहां पे अप्सराएं होती है जो नृत्य करती है सुंदर सुंदर, वहां पे सब कुछ सुंदर होता है। धरती पर ऐसा था, उसको हमने क्या कर दिया? नरक बना दिया। और हम जहां हवा में स्वर्ग की कल्पनाएं रच रहे हैं। तो अगर आपको स्वर्ग में जाना ही है दोस्तों, तो पहले आपको मरना पड़ेगा। स्वर्ग में कब जाएंगे? फिर मर जाओ ना। लेकिन मरने का ये तरीका थोड़ी है। मरने का ये तरीका है क्या? मरने का तरीका क्या है? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मोक्षी यमामृतात्। अमृत जैसे मरो, मृत जैसे मत मरो।
अमृत जैसे कौन मरता है? जब आप मरोगे तो आपके शरीर की भी सुगंध आनी चाहिए और आपके जो कर्तृत्व है उसकी भी सुगंध आनी चाहिए, नहीं तो आपके शरीर की गंदगी बू आ रही है। आपके शरीर के टुकड़े हो गए, उसको ऐसा लपेट लिया है डॉक्टर ने, अब आपको देखा नहीं जा सकता, ऐसे क्यों मर रहे हैं आप? ठीक है, वो तो आपके हाथ में नहीं भी होगा, शायद आपके प्रारब्ध की वजह से आप ऐसा मृत्यु पा रहे हो, समझ लेंगे आप, लेकिन आपका जो कीर्ति है उसकी तो सुगंध आने दो, वो तो आपके हाथ में है, नहीं है? दोस्तों, आज जो हम कार्य कर रहे हैं मुझे बहुत आनंद है। बहुत आनंद इसका है, मैंने एक छोटी सी कहानी पढ़ी है। एक जंगल में बहुत बड़ी आग लगी, वहां पे एक कौवा बैठा था, काऊ काऊ कर रहा था, और वहां पे एक छोटी सी चिड़िया थी जो अपनी चोंच में पानी पकड़ती थी और वहां पर डालती थी, चोंच में पानी पकड़ती थी और आग में डालती थी। वो कौवा देख के हंसा, वो बोला, ए पागल, तू क्या खुद को मूर्ख बना रही है? तेरी इतनी सी चोंच, एक दो बूंद पानी तू वहां पे डाल रही है, उसकी जो भाप बन रही है वो हवा में उड़ के जा रही है, वो कहां उसको मिटाएंगे? वो आग नहीं मिटा सकती। तो चींटी का जो चिड़िया है, जो उसका जवाब बहुत सुंदर है। उसने कहा, जब इस अग्नि तांडव का इतिहास रचा जाएगा तो मेरा नाम तमाशबीन लोगों में नहीं लिखा जाएगा, कोशिश करने, उसको आग को बुझाने की कोशिश करने वालों में लिखा जाएगा। तो आप मुझे बोलेंगे, सर हमारी कितनी क्षमता है इस प्रकृति के सामने, हम तो क्या है, एक कण भी नहीं है। बिल्कुल सही है, हम कुछ भी नहीं है, लेकिन हम बचाने वालों में है, ये मत भूलिए। हम बचाने वालों में है, हम जहर डालने वालों में नहीं है, हम उनको रोकने वालों में से है, हम लोगों को जीवन देने वालों में से है, जीवन के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, एक आशा की किरण जगा रहे हैं। आज जो महासागर है वो प्रदूषित हो रहे हैं, बड़े तौर पे मछलियां मर रही है। देखिए, मछलियों की वजह से ही सागर शांत है, अगर वो शांत हो गई मछलियां तो सागर अशांत हो जाएगा। और न्यूयॉर्क, लंदन, बंबई, सिडनी ऐसे शहर कुछ ही घंटों में पानी के अंदर चले जाएंगे। दुनिया का 90% पैसा उधर है, आपका सब रिकॉर्ड उधर है। आप कौन? नहीं सर, मेरा आधार कार्ड। अरे उधर का जो ऑफिस है वही खत्म हो गया, तेरा का आधार कार्ड है? हाँ, मेरा सेशन कार्ड है, सेशन खत्म हो गया, तू क्या है? हाँ? जैसे मंत्रालय चला था ना जल संधारण का, तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं बचा, तो कहाँ का तुम्हारी योजना है और कहाँ कुछ नहीं। तो ये ऐसा है। और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका वजह भी यही है। तो मैंने सब कुछ चीज़ें आपको बताई। मेरे दिल से तमन्ना है कि हम जो कोशिश कर रहे हैं ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जो दुनिया में बहुत कुछ लोग कर रहे हैं, थोड़े लोग कर रहे हैं। और परमात्मा ने, प्रकृति ने हमें ये क्या दिया है? मौका दिया है। क्या दिया? मौका दिया कि इस बर्बादी को, इस तांडव को हम रोक सकते हैं कुछ हद तक। तो हमें आराम करने का कोई हक नहीं है, हमें लगातार काम करना होगा, लगातार लोगों को जगाना होगा, बड़े तौर पर जगाना होगा। कुछ ऐसा सोचना होगा कि हम एक साथ हजारों लाखों लोगों तक ये मैसेज पहुंचाए और उनके जीवन को बदलाव करें। आज हम जो मिल्क चार्जर के माध्यम से कर रहे हैं वो भी मिट्टी के लिए ही कर रहे हैं। मिल्क चार्जर के दूध से हमारे लोगों की मति दुरुस्त हो जाती है और मिल्क चार्जर की जो गोअमृत है उसकी वजह से हमारी मिट्टी की स्वास्थ्य बढ़ जाती है। तो बस यही है कि हम चाहते हैं कि हम जितना कर सके इस प्रकृति के लिए वो करें और हमारी कोशिश के माध्यम से, हमारे जीवन के माध्यम से हम इस मिट्टी को जितना हो सके उतना बचाएं। और मिट्टी को बचाएंगे तो अपने आप हम सभी जीवों का पोषण करेंगे, संरक्षण करेंगे और धरती माँ को भी संभाल सकेंगे। ये अभियान अगर हमने एक मशाल की तरह अगर हर जगह पे फैलाया तो एक दिन ये महाअभियान बनने में देर नहीं लगेगी। जरूरत है खुद को झोंक देने की। अगर हम सब अगर खुद को झोंक दे तो ये क्रांति जरूर हो सकती है और हमारा सबका जीवन सार्थक हो सकता है। धन्यवाद।